ये पॉल्यूशन शरीर के किस किस अंग को डैमेज करता है? ये ऐसी बीमारी है, पोल्यूशन, ये हार्ट अटैक तक को कॉज कर सकती है। हम्म। दिल्ली वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी इस बार भी होने ही वाली है। अब पता चलता है 23 साल का 24 साल का बंदा भी उसको हार्ट अटैक आता है और वो खत्म हो जाता है। क्या वजह मानते हैं इसको आप लोग? आजकल के बच्चे बहुत जल्दी यंग हो जाते हैं। हमारे ज़माने में हम फिजिकल गेम खेलते थे, अब सारे के सारे डिजिटल गेम हो गए हैं। इसका विकल्प क्या देखते हैं आप? पहले क्या होता था, साइकिल लेके अलग ही दौड़ होती थी, सब साइकिल साथ ही घूम रहे होते हैं हम दोस्त। वो क्रेज खत्म हो गया उस सब चीज़ों का। ये जो खाने पीने की बात हो रही थी, जो चीज़ों की बात हो रही थी, ऐसे आदमी बच कैसे सकता है? क्योंकि घर में तो उगा नहीं रहा है, खेत में तो उग नहीं रहा है, आ तो रहा है मार्केट से ही। तो आप लोग कैसे बचते हैं इससे? कोई नहीं बच सकता। अगर आपको दिल्ली एनसीआर में रहना है तो आपको इसकी पे करना ही पड़ेगा। आपकी उम्र 11 से 12 साल कम हो जाएगी जो आपको नेचुरल उम्र मिलनी थी। हम थोड़ा इससे बच सकते हैं, थोड़ा बीमार कम रह सकते हैं, पर अल्टीमेटली ये तो हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना ज़्यादा शरीर कमज़ोर क्यों हो गया? हम लोग देखिए पहले क्या खाना खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी, हमारा कंप्लीट बैलेंस डाइट हुआ करती थी। प्रोटीन डाइट्स बहुत कम हो गई हैं। ये सब भी चीज़ें आगे चल के हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को असर करती है, इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी हो रहे हैं आजकल। हमें एक ही चीज़ फ्री में मिली है, हमारा शरीर। बाकी हर चीज़ के लिए तो मेहनत ही करनी पड़ती है। तो इसलिए हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग हर समय सबसे बाद में देखते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है। जो भगवान ने हमको दिया, हमने उसकी भी ऐसी तैसी कर दी। अब डेफिनेटली आप देखिए सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं निकोटीन से। तो स्मोकिंग ही तो है एक तरीके से। अगर मैं अपने फेफड़े को काट दूं और ठीक उसको एक बकेट में डाल दूं तो मेरा फेफड़ा इतना हो जाएगा। बॉडी बहुत फंटास्टिक भगवान ने बनाई है। हाँ, इसका मैकेनिज्म गजब इतना है। बढ़िया गजब से बनाया भगवान ने, हर एक चीज़ को सेट करके बनाया है। मगर अब उसकी भी रिस्पेक्ट ना करें आप तो कैसे होगा? जब आप अपने शरीर की ऐसी तैसी कर देते हैं तो समझिए कि आपको जाना है। ये फ्री में मिली, इसको ऐसा समझना, सोचना, बूझना हमको बंद करना पड़ेगा। मुझे भी आयुर्वेद पे एलोपैथ से ज़्यादा भरोसा है, बट रिसर्च की कमी है। आज़ादी के बाद 70 सालों में ना हमने अपने सिस्टम की वैल्यू नहीं की। अगर आपको किसी भी कम्युनिटी को ख़त्म करना है, उसके ज्ञान को ख़त्म कर दीजिए, वो कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। यही तो किया इन लोगों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलोपैथ के चक्कर में आयुर्वेद का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कमाई ज़्यादा है, उसमें कमाई नहीं होगी। एक देखिए बहुत बड़ा फैक्टर यही है, और यही वजह है कि हमारी जो पुरानी पद्धति है वो मरती गई। बढ़ती जा रही है। जो बंदा योगा कर रहा है वो बीमार तो कभी नहीं होगा। ठीक, मजाक हंसी की बात है। हम दिन भर कमाते हैं, मरते हैं, और कुछ सामान जो घर लाते हैं उसको खा के फिर मरते हैं। ये मतलब हम यही कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपने सब चीज़ों का। आजकल जिसको देखिए, जहाँ देखिए, वो बीमार नजर आता है और तमाम तरह की बीमारियां होती हैं उनको। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है कि आजकल ये कहा जाता है कि आदमी अपने शरीर में दिल नहीं बल्कि एटम बम लेके घूम रहा है। जहाँ देखिए ब्लास्ट हो जाता है, कभी कहीं फुटेज जाता है कि आदमी दवा लेने गया और वहीं वो लुढ़क गया, कभी राह चलते आदमी गिर जाता है, कभी जिम में गिर जाता है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या सिर्फ ये हार्ट की वजह से इस तरह की बीमारी पैदा होती है, या आपके शरीर के दूसरे अंग भी काम करना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, जो आपको बताएंगे हार्ट के बारे में, चेस्ट के बारे में और इससे जुड़ी तमाम बीमारियों के बारे में, ताकि आपको पता भी नहीं होगा कि जो आपकी दिनचर्या है, जो आपकी रूटीन लाइफ है, वही आपको बीमार कर रही है और आपको पता भी नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करते लेकिन आपके पड़ोसी आपको बीमार कर देते हैं और आप एहतियात नहीं बरतते। तो आइए सीधे बात करते हैं। सर, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नमस्कार। क्या ये सही है कि आज जो व्यक्ति है उसका दिल दिल ना होकर के एटम बम हो गया है, जो कहीं भी फट जाता है? देखिए अभी आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके की लाइफस्टाइल अब हम जी रहे हैं, जिस तरीके का हम खाना खा रहे हैं, जिस तरीके का पानी पी रहे हैं, जिस तरीके के हमारे आचार विचार हैं, ये सारे के सारे अपनी बॉडी पे एक स्ट्रेस डालते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं ना, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ है, पर उसके पास भी कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रेस है जो कि इनविजिबल स्ट्रेस है। आप देखिए कि जो अब जैसे अभी कितना एयर पॉल्यूशन चल रहा है, कितना ज़्यादा पॉल्यूटेंट है ये, कितना ज़्यादा हार्ट की बीमारियाँ या कैंसर या लंग की बीमारियाँ कॉज कर रहा है। जैसे आप पानी पी रहे हैं, आपने कभी देखा होगा मल्टियों में गंद से गंदा पानी, लोग अचानक से इतने बीमार हो रहे हैं। जो खाना खा रहे हैं वो अडल्ट्रेट खाना खा रहे हैं, हर खाने में कुछ ना कुछ मिलावट है। जो फ्रूट खा रहे हैं उसमें सारा केमिकल मिला हुआ है, जो आप फूड उगा रहे हैं सब्जियां उसमें केमिकल मिला हुआ है। तो जो ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो इधर ये 20-25 सालों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ है, जिसका जो लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हुआ है। अब देखिए हम लोगों का मेन काम बैठ के ज़्यादा होता है। मैं डॉक्टर हूँ, बैठ के मरीज देख रहा हूँ, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, जो लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स पे काम करती है। मगर जो अभी आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जो हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स या जो मिडिल एज वाले बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और उनको हार्ट अटैक पड़ जा रहा है। ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जो पहले ऐसा इतना अनएक्सपेक्टेड डेथ जो पहले इतनी नहीं होती थी, जो अभी हो रही है।
क्या ये वैक्सीन के कारण है? तो केवल वैक्सीन के कारण ये नहीं है, ये हमारी लाइफ़स्टाइल के कारण है, या हम लोग जो गाइडेड एक्सरसाइज़ेज़ नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रीम एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, जो जो हम लोग खा रहे हैं। आजकल देखिए कितना ज़्यादा लोग ड्रग्स लेने लग गए हैं, कितना ज़्यादा लोग स्मोक करने लग गए हैं, कितना लोग अल्कोहल कितना बढ़ गया है। अब देखिए आप, अगर आप पिछले 20-25 साल में देखेंगे तो आपको फीमेल में 1000 टाइम्स ज़्यादा लोगों में अल्कोहल स्मोकिंग होने लग गई है। और आप दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे तो आपको हर दूसरा बंदा लगेगा कि वो अल्कोहल ले रहा है या स्मोक कर रहा है। तो जो ये टेंडेंसी है, ये अल्टीमेटली आपके हार्ट पे स्ट्रेस डाल रही है। कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अचानक से एक ही दिन में वो चाहते हैं कि वो सलमान खान जैसी बॉडी हो जाए। तो बिल्कुल सही ऐसे बात है। नहीं पॉसिबल है, ये ग्रेडेड चीज़ें, और ऐसे ही लोगों में ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही है। हमारे ज़माने में कहते थे कि घी अगर बहुत ज़्यादा पी लोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, वो आपको मोटा नहीं करेगा। क्या होता था पहले, जब कोई किसी के हार्ट अटैक की खबर हम सुनते थे तो ये मानते थे कि 50 के बाद 60 के बाद होगा। अब पता चलता है 23 साल का 24 साल का बंदा भी उसको हार्ट अटैक आता है और वो ख़त्म हो जाता है। जब इस तरह के केसेस आप लोगों के पास आते हैं, या किसी का चेस्ट जो है कि चेस्ट में कंजक्शन हुआ उसकी वजह से वो डेथ कर गया, तो आप लोगों के दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? क्या वजह मानते हैं इसको आप लोग? देखिए, सबसे पहला जो यंगस्टर्स में जो प्रॉब्लम हो रही है, अब यंगस्टर नहीं रहा। ओके। जब हम लोग 12th में थे, 17 साल के थे, हमें पता ही नहीं था आगे हम करेंगे क्या। दिन भर क्रिकेट खेल रहे हैं, दिन भर फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ पता नहीं, पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला क्या करना है। अब आज का बच्चा देखिए, जैसे पेट में आया किस स्कूल में जाएगा बच्चा, पहले से इसके लिए तैयारी शुरू कर देते हैं हम लोग। फिर जैसे 5th में पढ़ता, अरे अभी क्या करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो अब देखिए, हम लोग ये स्ट्रेस बच्चों में पहले दिन से ही डाल रहे हैं। उसका बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसे क्यों नहीं, हमें तो कभी पेरेंट्स ने नहीं बोला। तो जो ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, ये जो स्ट्रेस देखिए, ये पहले दिन से ही बच्चे के ऊपर है। फिर ये करना है, ऐसे आगे तो ये स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है बच्चों में। पहले हम लोग के पास, किसी के पास मोबाइल नहीं होता था। मैंने अपना पहला बिल्कुल। मोबाइल जब मैं एमबीबीएस 4th ईयर में था तब मैंने लिया था। और आजकल देखिए बच्चों के पास कितना, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपकी साइक में ऐड हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस भी डाल रहा है। आजकल देखिए बच्चे बहुत जल्दी यंग हो जाते हैं। 11-12 साल में अगर बच्चा यंग है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो जो ये सब भी चीज़ें, ये पहले दिन से स्ट्रेस के कारण, जो ये स्ट्रेस है, ये बॉडी के हर एक ऑर्गन को आपको उसमें अफेक्ट कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। सेकेंडली, अब देखिए आजकल कितना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है वेस्टर्न खाना खाने का। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप कोई भी खाना ऐसा उठाएंगे, कुछ में कुछ ना कुछ जरूर से कार्सिनोजन होगा। या तो मैदा होगा, या तो फैटनिंग होगी, या तो ट्रांस फैट्स होंगे। जो ये फैट्स हैं सारी, ये भी जाके कहाँ हो रहे हैं, हार्ट में इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम इसको साइंस में जोड़ें तो 10 साल के बाद से ही बच्चे की धमनियों में फैट जमा होने लग जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। Okay. एथेरोस्क्लेरोसिस नेचुरल प्रोसेस है, सबको फैट जमा होना है, हमें आप में भी होना है। मगर आजकल बिकॉज जो हमारा इन्वायरमेंट है, इतना पोल्यूशन है, इतना आयनाइजिंग रेडिएशन है, एयर पोल्यूशन है, और जो ये फैट, ट्रांस फैट है। आजकल देखिए बच्चा, हम लोग पहले सुबह स्कूल से आए, बैग फेंका और सीधे अपने प्लेग्राउंड में। और आजकल बच्चा क्या होता है, बैग फेंकता है, अपना मोबाइल लेके पूरा वीडियो गेम खेलता है। जो ये चलन आया है बच्चों में, जो बच्चे स्टैग्नेट हो गए आजकल के बच्चे। देखिए, कभी आपने देखा कि हमारे हमारे किसी, आप, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके अगर 100 दोस्त हैं तो आपको उसमें कितनों को आपने मोटा देखा होगा? मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो हमारे ज़माने के हैं वो तो नहीं है, वो तो फिट हैं। वो तो फिट हैं क्योंकि अच्छा क्या है ना, ये बहुत कॉमन बात है। मैं तब से यही सोच रहा था कि माँ-बाप सोचते हैं कि बच्चे को सारी सुविधाएँ दे दो, और उन्हें ये नहीं पता होता कि सुविधाएँ दे करके बीमार बना रहे हैं। हमारे ज़माने में हम फिज़िकल गेम खेलते थे, अब सारे के सारे डिजिटल गेम हो गए हैं, जिसमें वो मानसिक रूप से भी हरास हो रहा है, कहीं उसको रोग मार रहा है और कहीं कहीं वो खुद को अपने से मार दे रहा है। इसका विकल्प क्या देखते हैं आप? देखिए, इसका विकल्प तो देखिए, पेरेंटिंग पे ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हम सबको पेरेंटिंग पे काम करना पड़ेगा, और हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम रखें। ओके। स्क्रीन टाइम कम से कम रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चा तो आजकल का बहुत एक्टिव है। तो ऐसे बच्चों को हम लोगों को जो आउटडोर गेम्स हैं, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। आजकल आप देखिए पार्क में कितने बच्चे आपको साइकिलिंग करते दिखते हैं, बहुत ही कम। बहुत कम। पहले क्या होता था, साइकिल लेके अलग ही एक दौड़ होती थी, सब साइकिल साथ ही घूम रहे होते हैं हम दोस्त, एक पे एक बैठा है, एक उस पे बैठा, उस पे बैठा है। वो क्रेज खत्म हो गया उस सब चीज़ों का। तो ऐसा अगर हम बच्चों में आउटडोर गेम की एक्टिविटी डालेंगे तो ये तो पेरेंटिंग का ही काम है, ये तो पहले दिन से हमको करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं लगातार ये सब लोग सुन रहे होंगे, आप भी इसी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। ये जो खाने पीने की बात हो रही थी, जो चीज़ों की बात हो रही थी, ऐसे आदमी बच कैसे सकता है? क्योंकि घर में तो उगा नहीं रहा है, खेत में तो उग नहीं रहा है, आ तो रहा है मार्केट से ही। तो आप लोग कैसे बचते हैं इससे? नहीं बचते। देखिए, ये कोई नहीं बच सकता। अगर आपको दिल्ली एनसीआर में रहना है तो आपको इसकी पे करना ही पड़ेगा। और ये पे क्या है, दिल्ली एनसीआर में आपकी उम्र 11 से 12 साल कम हो जाएगी, जो आपको नेचुरल उम्र मिलनी थी। जो रिसर्च है वो यही बोलती है कि जो इतना पोल्यूशन है उससे हमारी उम्र 11 साल दिल्ली में लोगों की कम हो रही है। केवल दिल्ली में नहीं, कानपुर में तो 9 साल,
इनफैक्ट कलकत्ता में 9 साल। तो हर जगह ये उम्र कम होती चली आ रही, तो ये हम लोग पे कर रहे हैं, सभी लोग इसका पे करेंगे। मगर हाँ, कुछ तरीकों से लाइफस्टाइल में चेंज करके हम थोड़ा इससे बच सकते हैं, थोड़ा बीमार कम रह सकते हैं, पर अल्टीमेटली ये तो हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने पॉल्यूशन की बात की। अब जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है, दिल्ली सरकार की धड़कन बढ़ जाती है। इवन मेट्रो सिटीज़ में जितने भी लोग हैं और प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं, उनकी धड़कन बढ़ जाती है और पता चलता है तमाम तरह के नियम कानून वो लगा देते हैं। ये पॉल्यूशन किसी के शरीर के किस किस अंग को डैमेज करता है? देखिए, सबसे पहले पॉल्यूशन हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को डैमेज करता है। अच्छा। पॉल्यूशन के डायरेक्टली कोई हो सकते हैं इफेक्ट, और इनडायरेक्टली और दूरगामी इफेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्टली क्या होगा, लोगों को देखिए, आप पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, आंखों में जलन होना, मुंह में एक कोई लेयर जैसा लगना, खांसी आना, चीखें आना, ये डायरेक्ट इफेक्ट है पोल्यूशन के। इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि लोगों को जो अस्थमा के पेशेंट है उनमें प्रॉब्लम करना, सीओपीडी कॉज करना, किडनी को बीमार करना, लिवर को डैमेज करना। ये ऐसी बीमारी है पोल्यूशन, ये हार्ट अटैक तक को कॉज कर सकती है। पहले हम पढ़ते थे कि एक ही चीज़ पढ़ते थे, लंग कैंसर मतलब स्मोकिंग। स्मोकिंग एक सिनोनिज्म था लंग कैंसर के लिए। मगर आपको अब हमको जान को हैरानी होगी कि जो केसेस हैं लंग कैंसर के नॉन स्मोकर्स में ज़्यादा हो रहे हैं। वो क्यों? बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो कैंसर इतना बढ़ता चला रहा है, कभी हमने सोचा नहीं होगा कि जो स्टिल बर्थ है, जो अबॉर्शंस हो रहे हैं एयर पॉल्यूशन के कारण, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक में भी इतना असर होता है। तो ये एयर पॉल्यूशन तो बहुत ही खतरनाक है, हर एक बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है। अच्छा, मतलब कई बार अभी आपने एक बहुत तेजी से एक टर्म बोल दिया आपने कि एबॉर्शन की बात की आपने, जी। कि होता है और उन महिलाओं को ये लगता है कि उनके अंदर कमी है जो यहाँ रहती है, और मैक्सिमम केसेस दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है। बड़ा कारण तो नहीं, पर एक छोटे कारण हो सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ मल्टीफैक्टोरियल होती है हमारे में। ओके। एक किसी भी चीज़ के कई कारण हो सकते हैं। तो कैंसर, ये जो पोल्यूशन है, ये स्टडीज में पाया गया है कि पोल्यूशन स्टिल बर्थ और अबॉर्शन तक को भी इंड्यूस कर सकता है। ओके। अच्छा, जैसे कि किसी को अस्थमा होने वाला है या उसका लक्षण, तो कैसे वो पहचाने कि वो अस्थमा की तरफ जा रहे हैं वो? देखिए, अस्थमा के 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पेशेंट आता है, अस्थमा एक तरीके से डॉक्टर पेशेंट के बीच की जो क्लिनिकल हिस्ट्री होती है उसी से डायग्नोस हो जाता ओके। है। तो सबसे पहला, अगर आपके घर में बच्चे या यंगस्टर्स हैं, अगर उनको एपिसोडिक प्रॉब्लम हो रही है, मतलब साल में कभी दिसंबर में प्रॉब्लम हो रही है, नवंबर में प्रॉब्लम हो रही है जब नए वायरस नए फूल आते हैं, या उनको अप्रैल मई में प्रॉब्लम हो रही है जब नई फसलें कटती हैं, इसका मतलब है कि उस समय कोई ऐसा पॉलन है या ऐसा कोई एलर्जन है जो कि ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो पहला पॉइंट होता है किसी सीजनल वेरिएशन के कारण कोई बच्चा अगर बीमार हो रहा हो। ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि कोई फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब मेरे दादा बाबा नाना किसी को कुछ हो, या मेरे सिबलिंग्स में या मेरे पेरेंट्स को, तब क्योंकि कुछ परसेंट केसेस में इनहेरिटेड होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मुझे बार बार दिक्कत हो रही है, मुझे बार बार कॉफ एंड कोल्ड हो रहा है, मुझे सीटी आ रही है मेरी आवाज़ में, जब मैं बोलता हूँ मैं सोता हूँ तो सीटी ऐसी बनने की आवाज़ होती है, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो ये अस्थमा हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके जो सिम्टम्स है वो दिन में अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट इवनिंग में बढ़ते हैं, दिन में आप एकदम ठीक रहते हो, तो ये भी एक, जो इसको डायरनल वेरिएशन बोलते हैं, ये भी अस्थमा का सिम्टम हो सकता है। और पांचवा, तो जब डॉक्टर फिर पीएफटी करता है या कुछ इसिनोफिल के टेस्ट करता है, तब उससे चीज़ें स्टैब्लिश होती हैं। अगर ये 4-5 चीज़ें आपके घर में किसी बच्चे या यंगस्टर्स को हो रही है, तो ये अस्थमा हो सकता है, और आप चेस्ट स्पेशलिस्ट को जरूर से दिखाएं। अच्छा, आजकल एक टर्म निकल के आया है और कहते हैं सीओपीडी। ये क्या है? किस तरह की बीमारी है? कैसे इसको रोक सकते हैं? जरा इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए, अस्थमा एक जेनेटिक है, इनहेरिटेड होती है। ये एलर्जी के कारण होती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी सेंसिटिव है एलर्जेंस के लिए, पॉलन के लिए, फूल के पराग के लिए, कुछ वायरसेस से। तो इसके कारण हमारा जो फेफड़ा होता है, लंग्स का जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस दबने लग जाता है, नैरो हो जाता है, सांस नहीं जा पाती। सीओपीडी जबकि अलग है, ये एक्वायर्ड बीमारी है, बड़ों में ज़्यादा होती है। ओके। क्योंकि ये इसका जो मेन कारण है वो स्मोकिंग है या पोल्यूशन है। जो ये पॉल्यूटेंट या स्मोक्स में जो आपको पता है ना, जो हमारा अभी पेयर पॉल्यूशन है 10 टाइम्स के स्मोक के बराबर, सिगरेट जो आप पीते हैं उसके बराबर हम जो लोग अभी करंट में चल रहा है। करंट में चल रहा है। तो ये क्या, इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब लंग्स में जाके एल्वेलस को डैमेज करते हैं, और एक परमानेंट बीमारी हो जाती है। अस्थमा परमानेंट बीमारी नहीं ना, आप आज है कल थोड़ा ठीक हो जाएगा, दिन में ठीक हो जाएगा, रात में ज़्यादा हो जाएगा। पर सीओपीडी की जो बीमारी है वो परमानेंट बीमारी है, उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया है, उसमें आपका फेफड़ा टूट रहा है, एल्वेलस टूट रहा है, तो आपको उसमें रेगुलर दवा खानी पड़ेगी। अस्थमा में क्या होता है, कभी जब तकलीफ हो आपको तब दवा खानी है। पर सीओपीडी क्योंकि ये इसमें टूट चुका है, कोई चीज़ खराब हो चुकी है, तो उसमें लंबे समय तक आपको दवा लेनी पड़ती है। तो क्या एक बार अगर ऐसी कोई चीज़ हो गई तो अपने फेफड़े को वापस से दुरुस्त किया जा सकता है? क्योंकि आजकल बहुत लोग कहते हैं कि आप अपने फेफड़े को साफ कर लीजिए, बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए, तो क्या ऐसा होता है?
देखिए ऐसा फेफड़ों के फॉर्म में तो पॉसिबल नहीं ना। हाँ, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली का जो AQI 300 चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, मैं तो अभी स्टार्टिंग भी नहीं बोल रहा हूँ, अभी 300 AQI पहुंच गया, तो इसका मतलब इस बार भी हम लोग गैस चैम्बर में रहने वाले हैं, 1000 AQI आने ही वाला है। दिल्ली वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी इस बार भी होने ही वाली है। अगर ऐसे में अगर हम जगह बदल सकें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा कारण हो कि हम ऊपर के पहाड़ों पे चले जाएं, वहाँ पे इतना AQI नहीं है, तो वहाँ पे AQI कम ही रहता है। बहुत अच्छा तो नहीं होता, पर वहाँ काफ़ी कम हो जाता है दिल्ली के कंपैरिजन में। अगर हम ऐसा करें और एक्सरसाइज वहाँ करें, लंग की एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें, इससे फेफड़े में थोड़ी जान आती जान है आती और है। हम इससे बच सकते हैं। पर अल्टीमेटली रहना यही है, इसके बिना जाना कहाँ। अच्छा, मतलब लोगों को ये पता भी नहीं चलता, मैं बेचारा कहूँगा उन लोगों को, जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोजी रोटी की तलाश में भागते हैं और वो पैसिव स्मोक करते हैं, जो कभी स्मोकर ना भी हैं तो पैसिव स्मोक करते हैं, और उनकी ज़िंदगी हर साल कुछ मिनट या कुछ घंटे कम होती रहती है। ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने किया दिल्ली NCR को, आप देखिए दिल्ली का, आप मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना चल रहा हो। दिल्ली जहाँ NCR में कोई NCR जगह दिल्ली से नहीं है। कई जगह नहीं जहाँ कंस्ट्रक्शन, जहाँ धूल ना हो। जो मैक्सिमम जो मेन जो पोल्यूशन अगर हम बात करते हैं तो 40% ये वेहिकुलर पोल्यूशन है। जब 3 लाख गाड़ियां दिल्ली में चलेगी, और इतनी गाड़ियां क्यों चलेगी? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रोबस्ट नहीं है। मेट्रो देखिए तो लदालद भरी है, बसेस तो इतनी लदालद भरी है, उसके बाद भी 3 लाख गाड़ियां दिल्ली में चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पे बोझ कितना है। ये आज की बात ही नहीं, ये प्रॉब्लम को हमको 50 साल पहले ही देखना था, और 50 साल पहले ही इस तरीके से सिस्टम को ग्रो करना चाहिए था, ताकि दिल्ली पे ये बोझ ना पड़ता। ना आप पड़ता। यूके जाइए, यूके में आपको हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप अपनी कार अंदर ही नहीं ले जा सकते। तो इस तरीके का जो पहले दिन से हमें ये सोच में करना चाहिए था, ये सोच नहीं हुई, तो इसमें बेचारा अल्टीमेटली तो सभी लोग परेशान हैं। हमें सिर्फ पॉलिटिकल के ऊपर सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से इसको, और हम ऐसा क्या करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका जाए, इसको कम किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने एक स्टोरी की थी जब मैं एक न्यूज़ चैनल में हुआ करता था। दादरी के पास एक गांव पड़ता है, उस गांव में 80% लोगों को कैंसर था। किसी को फेफड़े का था, किसी को मुंह का था, किसी को किसी और चीज़ का था। हम लोगों ने जब स्टोरी की और उसमें खूब हो हल्ला मचा, सरकार ने जब संज्ञान लिया, तो पता चला कि जो पानी वहाँ निकलता था, उस पानी को लोग ज़मीन के अंदर डंप कर देते थे। अमूमन आदमी निकाल के पीता है पानी ज़मीन से, समरसेबल होता है, हैंडपंप होता है, वो गांव है तो वहाँ हैंडपंप लगे हुए हैं। तो वो लोग जो पानी खींच के पीते थे ना, तो जो वहाँ की कारखाने थे उनका पानी अंदर जाता था। तो क्या फेफड़े के जो कैंसर आजकल हैं वो उसकी वजह से भी होते हैं? डेफिनेटली, देखिए जो भी हम कार्सिनोजन जा रहे हैं, चाहे तो हवा के थ्रू जा रहे हैं, चाहे पानी के थ्रू, चाहे खाने के थ्रू, ये 3 तरीके से हम किसी भी चीज़ों को अंदर ले सकते हैं, और तीनों से कोई भी कैंसर हो सकता है। जो यूजुअली जो कैंसर, जो जैसे हमारे जो बेंजीन, जो क्लोराइड के जो सब्स्टिट्यूट वाले जो कार्सिनोजन है, जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं, उनमें वो किसी भी ऑर्गन को कैंसर कॉज कर सकते हैं। अच्छा। वो किसी भी लंग को भी कर सकते हैं और किसी को भी कर सकते हैं। आखिर मतलब हम लोग के जैसे मैं इसको दूसरे सवाल से भी जोड़ना चाहूँगा। आजकल बहुत तेज़ी से लोग बीमार होते हैं, निमोनिया हो जाता है, इस तरह के बुखार होते हैं, वायरल होता है तो पता है टाइफाइड होगा, वो पड़ जाता। इतना ज़्यादा शरीर कमज़ोर क्यों हो गया? देखिए वही जो या मैंने, अंग सारे कमज़ोर हाँ कैसे हो देखिए गए? अंग नहीं कमज़ोर हुआ, ये हमारी लाइफस्टाइल कमज़ोर हो गई है। हम लोग देखिए पहले क्या खाना खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी, हमारा कंप्लीट बैलेंस डाइट हुआ करती थी। अब इसका स्थान किसने ले लिया? शाम को मैगी, दिन में पिज़्ज़ा, और मॉर्निंग में हम लोग को पास्ता चाहिए। तो जो ये हैबिट हमें, जो वेस्टर्नाइजेशन को हमने ग्रैब किया है, यही मेन प्रॉब्लम हो रही है। इसी से जो हमारी बॉडी में प्रोटीन की कितनी कमी हो रखी है, प्रोटीन डाइट्स बहुत कम हो गई हैं। तो जब प्रोटीन नहीं रहेगा, इम्यून सेल्स नहीं बनेंगे। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हमारे साथ, ये चीज़ें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर रही हैं। सेकेंडली आप देखिए ना, ओवर ग्रोइंग स्ट्रेस, ये सब भी चीज़ें आगे चल के हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को असर करती है, इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी हो रहे हैं आजकल। मतलब ये माने कि हमें पता भी नहीं होता जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं और जो हम सांस ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए, वो इतनी दूषित है कि वो हमको मार रही है तिल तिल करके। मजाक हंसी की बात है, हम दिन भर कमाते हैं, मरते हैं, और कुछ सामान जो घर लाते हैं उसको खा के फिर मरते हैं। ये मतलब हम यही कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपने सब चीज़ों का। इसको बहुत केवल एक पार्टी नहीं कर सकती, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कर सकता। एक एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ लिटरेसी। जी। मतलब आदमी अपनी हेल्थ के लिए लिटरेट हो। भाई हम हेल्दी हैं तभी तो हम हैं। हाँ, नहीं तो हम कहाँ होते। हेल्थ लिटरेसी तो है ही नहीं। हमें एक ही चीज़ फ्री में मिली है, हमारा शरीर। बाकी हर चीज़ के लिए तो मेहनत ही करनी पड़ती है। तो इसलिए हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग हर समय सबसे बाद में देखते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है।
अच्छा, मज़ेदार बात क्या है कि हमने अपनी बनाई चीज़ को तो ख़त्म कर दिया, दूषित कर दिया। जो भगवान ने हमको दिया, हमने उसकी भी ऐसी-तैसी कर दी। अब डेफिनेटली आप देखिए क्या बुरी हालत कर दी हमने हर एक चीज़ों की। अच्छा, जो लोग धूम्रपान करते हैं और जो धूम्रपान नहीं करते हैं, इन दोनों में किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? कितना अंतर होता है बीमारियों में? फेफड़े की बात करूँ मैं तो देखिए स्मोकिंग, जो लोग क्रॉनिक स्मोकर, एक्टिव स्मोकर हैं, वो डे बाय डे जो स्मोक अंदर जाता है लंग्स के अंदर, वो वहाँ पे रिएक्शन करता है। पल पल आप अपने लंग को मार रहे हैं जो स्मोकर है, ठीक है। अच्छा। नॉन स्मोकर के साथ ऐसा नहीं ना, पर जो पोल्यूशन है या जो हम लोग खाने के थ्रू जो हमारे में कार्सिनोजन, वो तो हम दोनों में बराबर से ही जा रहे हैं। हुँ, जो स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स में आप देखिए जो बहुत कॉमन है कि स्मोकर्स ब्रोंकाइटिस, हर आदमी खांस रहा है, ऐसा ये नॉन स्मोकर्स में नहीं हो सकता। ओके। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे केवल कैंसर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे जो स्मोकर हैं, जो कि नॉन स्मोकर में ना के बराबर होगा। सो स्मोकिंग तो सबसे बड़ा इल हज़ार्ड है, सबसे बड़ा थ्रेट है इस समय मैनकाइंड के लिए। आप देखिए सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं निकोटीन से ही, तो हुँ। स्मोकिंग ही तो है एक तरीके से। अच्छा, कहते हैं कि जो स्मोकिंग नहीं करते हैं और आसपास खड़े हैं, आजकल देखेंगे आप राह चलते भी हर जगह आपको स्मोकर्स मिलेंगे और वो धुआं बहुत तेज़ी से फैलता है सबके बीच में। तो कहते हैं जो स्मोक करता है उससे ज़्यादा खतरनाक नॉन स्मोकर्स के लिए हाँ, होता है। इसको हम लोग सेकेंड हैंड स्मोक बोलते हैं। कि जैसे मेरा दोस्त है वो स्मोक कर रहा है, मैं इसके साथ बैठा हूँ, तो उसके तो फेफड़ों ने अडेप्टेबिलिटी कर ली थोड़ी स्मोकिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म, पर मेरे फेफड़ों ने तो नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट अ स्मोकर। तो अगर हम उस स्मोक को अपने अंडर लेते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा डिवास्टेशन कर सकती है, पर वो पॉसिबल तभी है जब हम उसको डीपली इनहेल करें। ओके। जब हम, अगर हम नॉन स्मोकर हैं, मेरे लंग्स के लिए प्रोन नहीं हो, मैं डीपली इनहेल करके उसको करूँगा तभी वो दिक्कत कर सकती है, अदरवाइज इतनी दिक्कत नहीं करती वो। मतलब ये एक भ्रम है फिर ये मान भ्रम है, लें। खतरा है, मगर ऐसा इतना बड़ा खतरा नहीं जो स्मोकर को है, मगर हाँ खतरा तो डेफिनेटली है। अच्छा, फेफड़ों में फाइब्रोसिस क्या होती है? मतलब ये किस तरह की चीज़ है? क्या टर्म्स है इसका? देखिए अगर मैं अपने फेफड़े को काट दूं और ठीक है। उसको एक बकेट में डाल दूं तो मेरा फेफड़ा इतना हो जाएगा, हुँ, छोटा सा हो जाएगा। जब फेफड़े में हवा आती है तो फेफड़ा फूलता है, नहीं तो फेफड़ा छोटा होता है। फेफड़ा हमारा इलास्टिक स्ट्रक्चर है, हवा आई फूल गया, नहीं आई तो छोटा हो गया। अगर पोल्यूशन के कारण के फेफड़े में सब कार्बन जम जाता तो फेफड़ा पूरा खुल नहीं पाता, उसे बलगम जमा होने लग जाता है, जिसका खांसी लग जाती है। इससे अलग एक बीमारी जिसको हम लोग फाइब्रोसिस बोलते हैं, हुँ, उसका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक, जिस समय हम पैदा हुए हमारा जीन बना उसी समय डिसाइड हो गया कि फाइब्रोसिस होनी है कि नहीं नहीं होनी। होनी है। अच्छा, हम लोग जैसे, हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हम सब में धीरे धीरे नेचुरल फाइब्रोसिस होगी। अच्छा। अब भाई 90 साल का बंदा नहीं 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़ सकता, क्योंकि उसके जो फेफड़े उसमें थोड़ी थोड़ी फाइब्रोसिस होने लग जाती है। भगवान ने सिस्टम बनाया कि धीरे धीरे चीज़ें, फंक्शनल मतलब कैपेसिटी कम सिमटता है, जैसे आदमी जन्म लेता है तो बढ़ता है हाँ, और एक टाइम पीरियड के बाद वो वापस से बुढ़ापे की तरफ फाइब्रोसिस की तरफ सिमटता से है। लगता है। तो ये फाइब्रोसिस जो कि नेचुरल प्रेजिंग, पर अगर किसी को 60 साल में फाइब्रोसिस हो जाए, 50 साल में, वो एक बीमारी है जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। इसके कारण जो बंदा जो सांस लेने में दिक्कत होने जाती है, उसका जो सैचुरेशन जो हम लोग नापते हैं, जो हाँ, पल्स ऑक्सीजन, वो कम होने लग जाता है। तो अगर ऐसा फाइब्रोसिस होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ वैस्कुलाइटिस बीमारियों से ऐसा हो सकता है। जैसे गठिया होता है, कई गठियों में फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये डॉक्टरों का फिर काम होता है कि वो पता लगाएं कि कारण क्या है, किस कारण से ये गठिया और के कारण फाइब्रोसिस हो रही है। अगर ये सब हम चीज़ें देखते हैं, पता चलता है, फिर हम देख सकते हैं कि इसका कारण क्या है। जो नेचुरल फाइब्रोसिस, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो चेस्ट और लंग्स के लिए जो नेचुरल भी हो सकती है और अलग से बाद में बीमारी होती है? जैसे ये मुझे बिल्कुल नया जानने को मिला है कि ये जेनेटिक चीज़ होती है जिसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो कि ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर कुछ नहीं करते, वो जेनेटिक ही होती हैं? देखिए जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है, ये भी एक तरीके से जेनेटिक है, इनहेरिटेंस है, ये जीन्स के थ्रू रन कर रहा ये है। क्या होता है? ब्रोंकियल अस्थमा जो दमा जिसको हम अच्छा, लोग दमा बोलते जो हैं, होता है। आजकल तो जो जितने भी कैंसर्स भी हो रहे हैं ना, उसका भी जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन आ रहा है। ओके। मतलब जैसे मुझ में वो जीन है, मुझ हाँ। में वो जीन है, पर मुझे थ्रू आउट अपने जीवन में वो कैंसर नहीं हुआ। मगर अगर मैंने कुछ ऐसा पॉइंट किया जिससे वो कैंसर बढ़ जाए, हुँ, जिससे रिस्क फैक्टर मैंने ले लिए, तो मुझे कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हर बंदा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है आज के ज़माने में। आजकल देखिए हर चीज़ों को जेनेटिक लेवल पे लिया जा रहा है कि इसमें हाँ। वो जीन है, इसका मतलब कैंसर हो सकता है, उसमें जीन नहीं है, उससे कैंसर के चांसेस कम है। चांसेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं। अगर आज मुझे दिक्कत होनी, आजकल तो जब जिस समय स्पर्म और ओवम मिला, उसी समय डिसाइड हो गया कि इसकी लाइफ इतनी होनी चाहिए थी, अच्छा। नेचुरल प्रोसेस। बट अगर वो बंदा यूरोप में कहीं रहे जहाँ पे AQI 10 है, और इंडिया में दिल्ली में जहाँ जहाँ AQI नॉर्मल AQI 300 रहता है, तो डेफिनेटली
उसकी एज लंबी होगी। बहुत लंबी उसकी हुई और बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मगर ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जो इंडियंस यूएस में सेटल हो गए उनके अंदर भी इंडियन जैसी ही डिजीज होती हैं। अच्छा। जब अमेरिका का डॉक्टर पढ़ता है तो ये अच्छा, ये वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी ओरिजिन कहाँ है उस बंदे की। इतना इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स आज के ज़माने में। पर जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको, कोई एक्वायर्ड क्या हो सकता है? एक्वायर्ड में कफ एंड कोल्ड, कोविड पूरा एक्वायर्ड है, जितना वायरल है सारा एक्वायर्ड है, जितनी भी वायरल डिजीज ये सब तो एक्वायर्ड हैं। जो निमोनिया हो रहा है या जो अलग तरीके के जो कैंसर जो नहीं होने तो कुछ हो रहे हैं, जो हो सकता है उसको ना होता हो, मगर बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन वो हो गया बेचारे को। तो ये सब चीज़ें एक्वायर्ड में कहला जाती हैं। आपने कोविड का जिक्र किया। कोविड में हमने देखा एक्सरे की रिपोर्ट में सिर्फ एक चीज़ आती थी, ये चेस्ट सफ़ेद हो गया या यहाँ पे सारी चीज़ें जम गई। तो वो क्या था? एक नॉर्मल इन्फेक्शन ही तो था। उसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी कि ये पूरा भर जाता था, साफ नहीं होता था, आप लोग कोशिश करते थे उसके बाद भी चीज़ें नहीं होती थी? नहीं, देखिए, वो केवल पानी नहीं भरा है फेफड़ों में कि उसको निकाल दिया जाए। कोविड के समय जो लंग है, लंग के अंदर जो इलास्टिक लंग था हमारा, वो सॉलिड बन गया था, ब्रेड का टुकड़ा बन गया था वो। ओके। तो जो एल्वेलाई थे वो मूव ही नहीं कर पाते थे। ओके। उस समय के जो इतना ज़्यादा उसके अंदर कंजेशन, या जिसको हम लोग बोलते थे कि वो एकदम उसको एक जैसे एक लूथड़ा बना दिया, उसे मांस का लूथड़ा टाइप लंग बन जाता था। तो लंग मूव ही नहीं करता। जब मूव नहीं करेगा तो सांस का नहीं कर पाएगा। वो केवल पानी नहीं था, केवल सफ़ेदी नहीं थी, उसने लंग को पूरा कंसोलिडेट कर दिया था उस वायरस ने। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो क्यों हुआ था? क्योंकि वो इम्बॉलिक थे, छोटे छोटे क्लॉट बनाते चला जाता था। जहाँ जहाँ क्लॉट, सब क्लॉट बनते चले जाते थे। जब क्लॉट बनने चालू हो जाएंगे वहाँ पर ब्लड का प्रवाह नहीं होगा, न सब चीज़ें वाइट हो जाएंगी। अच्छा, आज भी देखा जाता है, कई बार कहा जाता है कि अगर आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ है और आप समय पे डॉक्टर के पास ना पहुँचे तो मौत भी हो सकती है। तो वो क्या कंडीशन होती है? सांस रुक जाती है, सांस आना जाना बंद हो जाती है, क्या होता है उस कंडीशन में? देखिए, ऐसा तो इतना नहीं होता कि ना पहुंच पाए तो डेथ हो जाएगी, मगर प्रॉब्लम है कि कुछ रिस्क फैक्टर है। जैसे कोई पेशेंट डायबिटीज़ का हो, जैसे कोई पेशेंट कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहा हो, किसी की इम्यूनिटी बहुत कम हो, ऐसे पेशेंट्स में ही इस तरीके का हो सकता है कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही पेशेंट्स की डेथ हो जाए। पर अनुमान जो निमोनिया भी बहुत टाइम देता है, बहुत डेंजर सिग्नल देता है। हमको समझ में आ जाता है कि नहीं, अब तो हम सिक हो रहे हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। या कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे सुविधाएं पूरी नहीं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। पर अब ऐसा रहा नहीं, सुविधाएं तो इंडिया में हर एक छोटे छोटे गाँवों में भी सारी पहुँच गई है। तो रिस्क फैक्टर वाले जो पेशेंट है उनको अपना ध्यान है। जो कोई पेशेंट वाली कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में ही ऐसा कोई इमीडिएट अर्जेंट डिमाइस ऑफ बॉडी हो सकती है। अदरवाइज तो चांसेस इतना नहीं होता। बॉडी बहुत फंटास्टिक भगवान ने बनाई है। हाँ, इसका मैकेनिज्म गजब इतना है। बढ़िया गजब से बनाया भगवान ने, हर एक चीज़ को सेट करके बनाया है। डेंजर सिग्नल देता है, लेयर में उसने प्रोटेक्शन कर रखा है। मगर अब उसकी भी रेस्पेक्ट ना करें आप तो कैसे होगा? हमारा लंग में, एक नॉर्मल आदमी जो नॉन स्मोकर है, कितना भी इन्फेक्शन आ जाए, लंग उसको फाइट बैक करता है। ओके। अगर आप स्मोकर होते हैं तो फाइटिंग मैकेनिज्म ही खत्म कर दिया आपने। पॉल्यूशन ने क्या किया? फाइटिंग मैकेनिज्म ही खत्म कर दिया। तो गलती तो आपकी है, भगवान ने तो आपको पूरा कंप्लीट बना के भेजा, पर जो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं ये हमको प्रॉब्लम दे रही है। ये मज़ेदार बात है। इसके पहले भी एक डॉक्टर साहब के साथ मेरा हुआ था, डॉक्टर अंशुमान जी के साथ बात हो रही थी। उन्होंने भी सेम आपकी बात कही थी कि भगवान ने ये इतना गजब का मैकेनिज्म बनाया है कि हर रोग से लड़ने की क्षमता जो है ना, उसने आपको दे रखी है। लेकिन जब आप अपने ही शरीर का शोषण करेंगे या उसको ही आप उसकी ऐसी तैसी करेंगे तो फिर वो तो रिवर्ट बैक करेगा। जब वो रिवर्ट करेगा तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कैंसर के साथ भी ये होता है कि आपके अंदर सेल बनती रहती हैं, लेकिन जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उसको संभाल लेता है। लेकिन जब आप अपने शरीर की ऐसी तैसी कर देते हैं तो समझिए कि आपको जाना है। हाँ, एकदम सही। ये हमको समझना पड़ेगा, हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री में मिली, इसको ऐसा समझना, सोचना, बूझना हमको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, आपने अनुलोम विलोम की बात शुरू में कही थी, आप एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। ये जो योग है या जो ये प्राणायाम है, ये कितने हद तक आपके इसके लंग के लिए लाभदायक होता है, या कितने हद तक आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं? देखिए, मैं तो आयुर्वेद का फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे घर में भी बहुत आयुर्वेद है और मैं आयुर्वेद सिस्टम या होम्योपैथ सिस्टम, जो भी सिस्टम हो, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारी नेचुरल साइंस, एलोपैथिक साइंस का स्टैंडर्ड वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि वो उस आयुर्वेद को मैच कर सकें। प्रॉब्लम क्या हुई इंडिया में कि इस पर रिसर्च नहीं हुई। आज मैं कोई दवा खाता हूँ, आज मैंने कोई दवा खाई, आज मैंने ये एंटीबायोटिक खाई, तो इसमें
लाख लोगों पे रिसर्च होकर हमें वो डाटा मिला हुआ है, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी। आयुर्वेद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि रिसर्च में जो है वो थोड़ी सी कमी रह गई, जिसके कारण हमें जो पता चलना चाहिए था, जिसकी जिसकी पता क्या कर सकता है, वो हमें अभी तक पता नहीं चला। टाइम आएगा जब जब आयुर्वेद बूम करेगा, जब इसमें रिसर्च होगी, लोग इसमें काम करने वाले आएंगे, तब अपने आप ये पैथी बनेगी। देखिए जर्मनी में कितने लोग आयुर्वेदिक यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च है, वहाँ पे से भरोसा है। मुझे भी आयुर्वेद पे एलोपैथ से ज़्यादा भरोसा है, बट रिसर्च की कमी है। एक मज़ेदार चीज़ देखा मैंने, कई डॉक्टरों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि तत्कालिक लाभ के लिए तो एलोपैथ ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए आपको फिट रहने के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए आयुर्वेद बेस्ट है। मैं तो और इसको ये मज़ेदार बात क्या है ना कि कोविड के बाद सारे डॉक्टरों ने खुल के इसको स्वीकार किया है। मैं तो बोलता हूँ एक्यूट इमरजेंसी में भी आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। ज़रूरत है, उसे बोलते ना, अगर दम है तो एक सिक्का उछालो मेरे यारो, वैसा ही आयुर्वेद में है। आयुर्वेद सिस्टम को एक रीबूस्टिंग की ज़रूरत है। अगर इसमें रिसर्च होने लग जाए, ये कितने ही आगे निकल जाएगा। आप देखिए, हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल पाइल्स लेते हैं, हम एक बार सर्जरी, 2 बार सर्जरी, हर 3 साल में सर्जरी करते रहते हैं, तब भी पेशेंट कभी भी पूरा फुल्ली ठीक नहीं। क्योर नहीं होता। हाँ। मगर आयुर्वेद का आप उसकी जो सर्जिकल प्रोसेस देख लीजिए, एक बार कर लीजिए, लाइफ लॉन्ग आराम मिल जाता है। बट वो बंदे नहीं हैं जो वो चीज़ कर सकें। जबकि शुरुआत इंडिया से ही हुई थी इसकी। शुरुआत इंडिया से हुई। तो ये है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेद के जो चरक के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स लगे हुए हैं, इंडिया में कहीं नहीं लगे हुए हैं। बिकॉज हाँ। बिकॉज क्या हुआ, इन पिछले 50 साल आज़ादी के बाद 70 सालों में ना, हमने अपने सिस्टम की वैल्यू नहीं की। बिल्कुल सही बात हमने है। अपनी सिस्टम की वैल्यू नहीं की, हमने अपने कल्चर की वैल्यू नहीं की। हमें लगा वही कल्चर ठीक है, वही वेस्टर्न ठीक है, वही खाना ठीक है, वही कपड़े ठीक है। अब देखिए, कोविड ने सबको नमस्कार करना सिखा दिया। सिखा दिया, हम सिखा तो- दिया। तो ये सिस्टम को, जो ये हम लोग अंधी रेस में चल रहे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। इसको बंद करके, अब देखिए, अब जाके लोग हिंदी भाषा का यूज़ करने लग गए। नहीं तो लोगों को लगता था हिंदी भाषी तो इन्फीरियर होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है? नहीं होता। और अब लोग हिंदी पे रिसर्च कर रहे हैं, हिंदी दूसरे भी देश सर्च के लोग हिंदी सीख रहे हैं। अरे जो एमबीबीएस के जो पाठ्यक्रम उसको हिंदी में किया जा रहा है। ये एक चेंज है। ये चेंज, इस चेंज को और मोटिवेट करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, आप ऋषिकेश गए होंगे। हाँ, जिस योग और आयुर्वेद की बात हम करते हैं, ये विदेशी आते हैं हमारे धरती पे, ये कोर्स करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, सीखते हैं, फिर इसको नए तरीके से हम ही को परोसते हैं। तो हम अपने ऋषिकेश और तमाम ऐसी जगहों को नहीं सीखते हैं जो यहाँ पे होता है, और हम उनको जब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखते तो हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अभी पिछले दिनों जब डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि बिहार में शोध करके एक किताब लिखी गई, देश का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ वो 1.5 लाख रुपए की किताब योगा पे लिखी हुई बेच रहे हैं, और हमारे इंडियन खरीद रहे हैं उसको, जबकि शुरुआत यहीं से हुई थी। ये तो प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है हम लोगों में। हम लोग समझ नहीं पाए कि हमारे पास क्या था। शायद इसे हम लोग ने इतने लंबे समय तक, हम पहले मुस्लिम रूलर, फिर ब्रिटिश रूलर्स, इसने हमारी ना मानसिकता ही बदल दिया एक्चुअली। फिर हमने जब ग्रो करना चालू किया, जब हमने अचानक से ज़िंदगी देखी, तो अब हम बहुत जल्दी हर चीज़ एंजॉय करने के मूड में आ गए। हमने पुराने कल्चर को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, सिस्टम को इम्पोर्टेंस नहीं दी। देखिए ना, कितनी किताबें जला दी गई, नालंदा को जला दिया गया। ये, अगर आपको किसी भी कम्युनिटी को ख़त्म करना है, उसके ज्ञान को ख़त्म कर दीजिए, वो कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात यही है। तो किया इन लोगों ने। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों हमारे देश में इन चीज़ों पे रिसर्च नहीं हो पाता, और दूसरे देशों में खूब रिसर्च करते हैं? वहाँ हमारी चीज़ों को ले जाके पेटेंट करा लेते हैं, वहाँ हमारे यहाँ के लोग जाकर के रिसर्चर बन जाते हैं, और फिर वो हमको बेचते हैं। ऐसा क्या लगता है क्यों? क्योंकि आप तो इस पेशे में हाँ, हैं। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क ना टेक्नोलॉजी का है, और पॉलिटिकल जो वो होना चाहिए, एक विल Approach, होनी चाहिए हाँ। कि भाई इसको करना है, वो विल की कमी है। अब आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जामनगर में एक आयुर्वेद का कॉलेज है, जहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है। ओके। एक बनारस का कॉलेज है, जहाँ पे बहुत रिसर्च होती है। तो केवल जामनगर या बनारस क्यों नहीं हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे रिसर्च हो? क्यों ना वहाँ ऐसी मशीन मुहैया कराई जाए? ये तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये तो वैसे ही बात हो गई कि आप प्रधानमंत्री की आप योजना डालते हैं, आरोग्य योजना, मगर उससे बेटर है आप जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसी को आप इनकरेज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलोपैथ के चक्कर में आयुर्वेद का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कमाई ज़्यादा है, उसमें कमाई नहीं होगी? एक देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर यही है, और क्या है, जो जो जितनी जल्दी, पर इसमें सरकारों को भी अब ये सोचना पड़ेगा। सरकार सोच भी रही है, सिर्फ कितना अब सरकार की ज़्यादा नहीं, काम जब कर रहे मेरी हैं। कुछ डॉक्टर्स से बात होती है, लोग खुल के आजकल, एक सबसे मजेदार बात क्या है ना कि डॉक्टर्स बोलने लगे हैं। किसी जमाने में उनको डर लगता था, लेकिन जो लोग भी मानवता की बात करते हैं वो इस पे बोलते हैं। ये सिर्फ
हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं, वो कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल मामला है जो दूर कहीं बैठे हुए लोग तय करते हैं कि पहले बीमार करना है फिर उनको ठीक करना है। आयुर्वेद भी इसी चक्कर में मारा गया और एलोपैथ इसी चक्कर में उठ गया। हाँ, इसको सिंडिकेट बोलते हैं इसको हम लोग, कि कोई दवाओं पे रिसर्च होती है, पैसे दे के रिसर्च होती है, फिर वो दवा आ जाती है, फिर 2 साल बाद बोलते हैं इसी दवा के तो सिम्टम वो चले, तो फिर नई दवा आ जाती है। तो एक तरीके से क्या है कि सिस्टम है, ये भी इस तरीके से पेड चीज़ें हैं जो बहुत चलती हैं, और यही वजह है कि हमारी जो पुरानी पद्धति है वो मरती गई। बढ़ती जा रही है। अच्छा, मैं कुछ सामान्य टिप्स की बात कहूँ कि अगर कुछ लोगों को टिप्स देना हो सामान्य कि अपने फेफड़े को दुरुस्त रखें, तो क्या बताएंगे आप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा रोल है वो है योगा का। ओके। योगा, जो बंदा योगा कर रहा है वो बीमार तो कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, पोल्यूशन से निपट जाए, उसके कारण बेचारा परेशान हो जाए तो वो तो अलग बात है, क्योंकि पोल्यूशन तो आ ही रहा है। मगर हाँ, जो बंदा योगा कर रहा है, जो बंदा फिट है, वो कभी भी बीमार ऐसे कार्डियक या लंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप योगा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप रनिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, आप स्विमिंग कर लीजिए। ये सब जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट एक्सरसाइजेज में काउंट होती हैं, तो आप ये करें, ये आपको बड़ा फ़ायदा करेगा। अगर आज के तत्कालीन में आप देखें तो सबसे मास्क का यूज़, जैसे इतना एक्यूआई है तो मास्क का यूज़ बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बूढ़े लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं वो सुबह मॉर्निंग वॉक ना जाएं, अच्छा। क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा एक्यूआई होता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन मॉर्निंग में होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। जब ठंडा होता है तो सारा का सारा जो गैस होती है वो थोड़ी सी भारी होती है, वो हमारे आसपास, और उस गैसों में क्या है, कार्बन पार्टिकल बड़ा स्मोक है ओके। वो स्मोक हम लोगों वो क्लाउड नहीं है, वो स्मोक है, क्योंकि उस क्लाउड में कार्बन पार्टिकल लदा हुआ है, वो हम लोग के आसपास है। हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं उसको लेते हैं, तो उसको अवॉइड करें मॉर्निंग में, एकदम मॉर्निंग वॉक, और रात की वॉक ना। रात में भी जब पोल्यूशन खत्म होता है तब जाके स्मोक सेटल होना चालू होता है, तब दिक्कत करता है। ऐसे लोगों को दोपहर में वॉक करें। बच्चों को ना इस समय थोड़ा अवॉइड करें इतने एक्यूआई में बाहर फोर्सफुल खेलना, दौड़ना, भागना। जितना अपन एक्सपोजर को मिनिमाइज करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे एस्थमेटिक हैं, जो कार्डियक पेशेंट, वो अपनी दवाएं ना छोड़ें। बहुत बार जो लोग ऐसे अपनी दवाएं छोड़ते हैं उन्हीं को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। कुछ लोगों को घर में एयर प्यूरीफायर बहुत फ़ायदा करता है, ज़रूर से लगाएं, क्योंकि जो बीमार बंदे हैं, जो ओल्ड एज है, उनमें बड़ा फ़ायदा करता है। देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, एलोवेरा, ये प्लांट को घर पे लगाएं। ये बहुत ज़्यादा CO2 एब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है जो कि घर में उग सकते हैं। इनको आप लगाएं, इससे आपको ऑक्सीजन बढ़ेगी और आपको, आपके आंखों को भी अच्छा लगेगा। फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कार पूलिंग कर लें। आप हर आदमी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए कितनी कारें चल रही हैं, कितनों में काला धुआं चल रहा है, मगर उस बंदे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता उसको। क्योंकि हेल्थ लिटरेसी नाम की तो चीज़ ही नहीं ना, कि हमें पता ही नहीं कि हमारे कारण दूसरे की हेल्थ भी तो अरे इम्पोर्टेंट है। वो खुद भी मर रहा है, उसका परिवार मर रहा मर है रहा उससे, है, वो भी तो उसी का पार्ट बन रहा पार्ट है। बन रहा है, वही फर्क पड़ रहा है। आप अपना जितना भी घर में देखिए, इस ठंडक में अवॉइड करना चाहिए, बर्न नहीं करना चाहिए। कहीं भी कूड़ा जल रहा है, घर में गैस तो चल रहे हैं, जो ये बड़ी बड़ी जितने आप देखिए ना, जो ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सब कोल यूज़ कर रहे हैं। हाँ। भाई, कोल यूज़ करें, यही तो पॉल्यूटेंट है। जो ये हम बायोमास को, फ्यूल को जला रहे हैं, डीजल जल रहा है, पेट्रोल कर रहा है। पहले देखिए, पहले लेड, कितना पेट्रोल में लेड आता था, आपको ध्यान हो तो सरकार ने सारा लेड हटा दिया, BS4 इंजन ऑयल आने लग गया, तो लेड हट गया, सरकार ने हटा दिया, सब हट गया, लेड का सारा पोल्यूशन खत्म हो गया। तो हर आदमी को ये पोल्यूशन को ना इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे प्लांट्स लगाएं आप भाई। प्लांट्स हटाएं मत, आप घर मत बनाएं, वहाँ प्लांट्स लगाएं। तो जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी जो ये सब हैं, जो घर बनाते हैं, जब फैक्ट्रीज बनाते हैं, अगर वो एक जगह से अगर हटा रहे हैं तो उसको 100 टाइम्स उसमें प्लांट्स लगाएं। बिल्कुल सही बात है। ये जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे मूवमेंट स्कूल्स में होने चाहिए। देखिए, आगे से नहीं होगा, आप किसी 50 साल के बंदे में आइडिया नहीं डाल सकते, ये आइडिया स्कूल से डेवलप होगा। कि स्कूल वालों को हर महीने बोलना चाहिए कि भाई आज तो वृक्षारोपण डे है, महीने का एक डे फिक्स करना पड़ेगा, आजकल हर बच्चा एक पेड़ लगाए। प्रधानमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, और माँ के तमाम नैतिकता की चीज़ें सिखा रहे हैं। एक मजेदार बात क्या है कि आप एक डॉक्टर होकर ये बोल रहे हैं, लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, जो लोग देख रहे होंगे। अभी आप कह रहे थे सरकार और कंपनियों के बारे में, तो कंपनियों ने तो ये किया कि भाई पौधा घर में से हटा दो और ये मैं मशीन लेके आया हूँ ऑक्सीजन के लिए या हवा साफ करने के लिए, इसको लो। और सोचिए मार्केट कैसे गढ़ता है। जो फ्री में मिलने वाला पौधा है आपके घर की शोभा भी बढ़ाएगा, आपको ऑक्सीजन भी देगा, उसको हटाओ और मशीन लेकर के आओ और ऑक्सीजन। वो मशीनें कितनी दुरुस्त होती हैं, क्या आपको लगता है कि वो सच में एयर फिल्टर कर पाती हैं? नहीं, एकदम नहीं कर पाती, क्योंकि आगे चल के हमें तो बाहर ही जाना है। मगर कुछ सबसेट, जैसे कुछ पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो टर्मिनल इल पेशेंट्स हैं, उनमें ये एयर प्यूरीफायर काम करता है।
और ऐसे ही पेशेंट है, उन्हीं के कमरों में इसका असर भी कर सकता है। नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए जैसे एक फैशन हो जाता है ना, हर घर में एयर प्यूरीफायर, वो कोई काम नहीं कर सकता। उसके लिए ये काम नहीं करना। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो ग्रीन फ्यूल है उसको प्रमोट करें, सोलर सेल को प्रमोट करें, इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट करें, जो कि सरकारें कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें करना नहीं चाहती, सरकारें भी कर रही हैं सभी। अब देखिए, जैसे कि सर ने ऑड इवन का रूल दिया, ठीक है, ये टेम्परेरी था, काम किया, पर ये टेम्परेरी था। हमें ऐसे परमानेंट कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो कि इस चीज़ को सेटल करें। अच्छा, कहते हैं कि जो डॉक्टर होता है ना, जब किसी को गंभीर बीमारी हो या बीमार होकर के आता है, तो जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है वो उसका डॉक्टर का और मरीज के बीच का संवाद होता है, जिसपे वो उसको बिल्कुल सेटल डाउन करता है। क्या कुछ इस तरह के केसेस आपके पास आए हैं? डेफिनेटली मेरे तो जो जिनसे मैंने सब सीखा है गुरु से, वो सबसे ज़्यादा टाइम हिस्ट्री लेने में करते थे। अच्छा, पेशेंट जब आता है वो अपना खुद ही बता दे, वो खुद ही आपको डायग्नोसिस बता के जाता है। ओके। आज के समय में मैं देखता हूँ जो यंग जनरेशन है वो डायग्नोसिस से ज़्यादा ट्रीटमेंट पे भरोसा करती है। फीवर है तो ये कर दो, निमोनिया तो कफ है तो ये कर दो। ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम है कि क्या रूट कॉज है उस चीज़ का, उसको पकड़ा जाए। वो कैसे पता चलेगी? बात करने से। आप जितना मरीज से बात करोगे, मरीज अपने बारे में सब बताएगा, आपको डायग्नोसिस पकड़ पाएंगे। हमारा डॉक्टर का मेन काम डायग्नोसिस को पकड़ना होता है। आजकल देखिए कितने एआई के ऐप आ गए हैं, आप सिम्टम्स डालिए, वो बता देगा ये टेस्ट कर दीजिए, और आपको डिजीज देगा, आपका ट्रीटमेंट बता देता है। हम एआई हो रहे हैं आजकल, डॉक्टर्स भी एआई जैसे हो रहे हैं कि कोई पेशेंट आया, इतने नंबर ऑफ टेस्ट करा दीजिए, क्योंकि वो पेशेंट को सुनना नहीं चाहते। जब वो पेशेंट सुनेंगे तो उनको इतने टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, उनका एक टेस्ट से काम चल जाएगा। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपको बुलाया क्यों कि मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो उस पे मरीजों का रिव्यू था जो आपके बारे में, उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया गया था ना, वो आपके नेचर को दिया गया था कि ज़बरदस्त आदमी, इनसे तो मिलते ही आदमी ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा भाई देखेंगे वो कौन से आदमी जिनसे मिलते ही आदमी ठीक हो जाता है। तो ये क्या कुछ आपका स्पेसिफिक ऐसा कुछ है क्या कि जब कोई मरीज आता है तो उससे कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, कहावत है ना, अगर आप अपने काम को हॉबी बना लें, शौक बना लें, फिर वो काम काम ही रह जाता। जी। तो बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस चीज़ को जब मैंने अपनी प्रैक्टिस में डाला, लोगों से बात करने में डाला, मैं अपने सारे पेशेंट्स को, जो फीमेल पेशेंट्स को बहन बोलता हूँ। हो सकता है कई पेशेंट को बुरा भी लग जाता है, जो हाई-फाई पेशेंट होता है, ये कैसा डॉक्टर मुझे बहन बोल रहा है, दीदी बोल रहा है। अच्छा, आजकल ये ये एक भी पंगा सिस्टम है, है। ये भी बड़ा सिस्टम है, दीदी बोल रहा है, मुझे तो जैसा बोल रहा है, पर ऐसा नहीं है। मतलब प्राय मैंने गुजरात से किया है अपना एमडी, तो वहाँ पे सबको बहन ही बोलते थे। छोटे 2 साल का बच्चा वो भी बहन है, 90 साल की माँ वो भी बहन है। तो मैंने ये, मुझे गुजरात की बात बहुत अच्छी लगती है, जो जेंडर के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो रिस्पेक्ट आती है ना, ये रिस्पेक्ट भी मेरी प्रैक्टिस में है। तो कुछ लोग को ये बहुत भाती है, फिर मैं बात करता हूँ, क्योंकि बात करने से ही आपको आधी बातें पता चल जाती हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं मेरी प्रैक्टिस में, यही मुझे एक सफल आप डॉक्टर बनाता एआई है। की बात कर रहे थे, गूगल की बात कर रहे थे, तो कभी ऐसा किसी से पाला पड़ा है आपको कि आप बता रहे हैं कुछ, वो कह रहा है कि नहीं नहीं वहाँ तो रोग के बारे में ऐसे दिखा रहा था, वहाँ तो ये अरे, इलाज बता रहा था? इसको तो अब नई बीमारी हमने बोल दिया, गुगलाइटिस। कुछ पेशेंट क्या क्या क्या? गुगलाइटिस। कुछ लोग गूगल पढ़ के आते हैं उनके, और वो जब भी आप गूगल पढ़ेंगे ना, आपको नॉर्मल चीजें नहीं पता चलेगी। मैं तो कैंसर से ही निपटूंगा, अगर कहीं भी छोटा सा लिम्फ नोड, जो रिएक्टिव लिम्फ नोड हो, जिसकी कोई मतलब नहीं ना, उसको, उनको तो कैंसर ही लगेगा वो, क्योंकि गूगल में सबसे पहला कारण कैंसर ही दिया हुआ है उसके अंदर। तो ये जो गूगल के जो आजकल आजकल देखिए, बहुत से डॉक्टर्स मजे भी करते हैं, अपनी बाहर लिखा रहते थे, प्लीज टेक योर गूगल अवे फ्रॉम माय कंसल्टेशन रूम। तो ये भी है, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली ज़्यादा पढ़ा लिखा होना और कंफ्यूज होने में फ़र्क है, उस फ़र्क को समझना पड़ेगा। कई बार कहते हैं कि जब आदमी ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो खुद अपने लिए समस्या बन जाता है। मुझे ये बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अमूमन ये देखा गया ना कि हम जैसा पढ़ते हैं, फील करते हैं, वैसा महसूस होने लगता है। जैसे हम ये सोच लें सुबह की तबीयत नहीं ठीक है तो शाम तक तबीयत भारी हो जाती है। तो कभी आपके पास ऐसा मरीज आया जो गूगल और इसको पढ़ के उसको लगा हुआ कि मैं बीमार हूँ या मुझे रोग हो गया है, और देखिए, सच में उसके पास कोई रोग ना हो उसको? बहुत बार ऐसा होता है, और आजकल मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। आजकल लोगों में एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है, हाँ। पढ़ के, अरे ये तो नहीं ना मुझे, प्राय फीमेल से देखा जा रहा है, वो अपने सिम्टम्स, हाइपोकॉन्ड्रिक सिम्टम्स लेके आ रहे हैं आजकल। अरे मुझे तो डॉक्टर साहब यही हो रहा है, क्योंकि वो उसी को बार बार पढ़ रहे हैं। वो फिर देखिए, जो हम सोचते हैं वही हमारी बॉडी उसको यूनिवर्स से अट्रैक्ट करता है। करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेडिसिन में भी काम करता है। हम क्या लगेगा, नहीं मैं तो बीमार हूँ, मैं तो ऐसे, मैं तो हार्ट अटैक से मरूंगा, तो उसका हार्ट धीरे धीरे वीक होने ही लग जाएगा। बताइए, ये आदमी समझता नहीं है। ये आदमी, क्योंकि वो इतना पढ़ रहा है, वो इतना एंग्शियस हो रखा है कि वो अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी ऑर्गन पे असर डालने लग जाते हैं। जो नहीं होना तो आपने खुद कर लिया, बुला लिया।
क्योंकि आपने बार बार उसको इनवाइट किया। इनवाइट अच्छा, जब हम लोग के यहाँ ना, जैसे मेरे बाबा थे, तो उनको कोई वो नहीं, लेकिन उनको दवा खाने की आदत थी, उनको दवा चाहिए होती थी। तो कई बार दवा की जगह आप कोई दूसरी भी चीज़ दे दो ना, दवा बता के, कोई टैबलेट जैसी चीज़ हो, कोई टॉफ़ी उस तरह की हो, अगर उन्होंने खा ले तो वो मान लेते थे हम ठीक हो गए। ऐसे मरीजों से आप कैसे निपटते हैं? ऐसे में हम लोग उसको प्लेसिबो थेरेपी बोलते हैं। अच्छा। तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, तो हम लोग उनको जो बी कॉम्प्लेक्स से कैप्सूल आता है उसको खाली करवा के पेशेंट को बोलते हैं आप वही अपने डिब्बे में रखो और उनको डेली कैप्सूल दो उसमें से। वो उनको कुछ बताते नहीं हैं आप उनको लोग? नहीं पता वो क्या वो खाते रहते हैं। कुछ लोग उसमें शुगर पाउडर डाल देते हैं अच्छा। कि वो थोड़ा सा कुछ ऐसा उनको मुंह में लगे कि हाँ कुछ पाउडर जैसा है। तो ये भी हम लोग को बहुत बार साइकियाट्रिस्ट में ये थेरेपी करनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं मुझे तो इंजेक्शन से ठीक होगा, और आप उनको नॉर्मल सलाइन का भी 0.2 ml इंजेक्शन लगाते हैं ना, उनको लगता है कि हाँ मैं तुरंत ही ठीक हो गया, अच्छा। जबकि उससे कोई मतलब नहीं ना। तो ऐसे भी हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट्स आते हैं, हर अलग अलग तरीके के पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो केवल आपसे मिलना चाहते हो कि मिल के ठीक हुए। भगवान करे ऐसा और बढ़ता चला जाए। मतलब साइकोलॉजिकल वो भी एक बड़ी समस्या है, आपकी बहुत सोच भी बड़ी सोच समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है। देखिए कितना लोग सोच से ही बीमार हो रखे हैं। कुछ लोग जो काम करते जा रहे हैं वो सोचते नहीं, देखिए हेल्दी बने हुए हैं। सोच तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट है। सोच और अच्छा सोचना और अच्छा खाना दोनों ही बहुत important मतलब मुझे लगता है कि आज की 99% बीमारी सोचने और खाने से ही खाने होती से ही है। अच्छा, एक बात बताएं कि लगातार सरकार पीछे भी और आज भी हिंदुस्तान में टीबी को लेकर के काम करती है। ये मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तान के माथे पे कलंक भी था ये चीज़। कितना मतलब ये ठीक हो चुकी है या अब भी लोगों में इसकी शिकायत मिलती है? देखिए ये मैं इसको ले तो कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा मोदी सरकार को। टीबी पे तो बहुत काम हो रहा है, बहुत बहुत काम हुआ। जो टेस्ट 8-8 9 9 हज़ार के हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं जनमानस के लिए। दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करा दिया। अब जो जैसा हम प्राइवेट में जो पहले बोलते थे कि गवर्नमेंट की टीबी की दवा इन्फीरियर है, उनका मैकेनिज्म इन्फीरियर है, डोजिंग इन्फीरियर है, सारा का सारा सरकार ने एकदम मैच कर दिया जैसा प्राइवेट में। इतना जो पैसा लगाया, जो टर्म सिस्टम जिन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया, ये काबिल तारीफ़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बंदा चाहता ही है ये ख़त्म हो जाए। उस जो मन से चाहत है वो टीवी में निकल के आई है इस सरकार की। ये बहुत बहुत बढ़िया काम मतलब इस पे कमांड इन्होंने कर लिया पूरी कर तरह लिया। और से। जिस हिसाब से जो उनके टारगेट है कि 2035 तक हम इसको टर्मिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट तो नहीं हो पाएगा मगर हाँ बहुत हद तक इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। अब देखिए पहले तो कोई भी चेस्ट का इन्फेक्शन हो टीबी से आदमी की डेथ होती थी, अब ये एकदम रियलिटी हो गई हाँ, है। यही मैं पूछने वाला था, अब डेथ का रेशियो तो ना के बहुत बराबर। कम हो गया है क्योंकि इतनी बढ़िया दवाएं आ गई हैं, रिसर्च इतनी हो रही है। सरकार को एक पैसे की हिचक नहीं है। जो दवा का जो पैकेज जा रहा है 4-4 लाख का एक मरीज को दवा सरकार दे रही है, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी एज के। ये काबिल तारीफ़ है। ये जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है ये तो दिल जीतने जैसी बात है। अच्छा, एक एक बात बताइए ना कि अगर किसी को अपने फेफड़े की जांच खुद से करनी हो कि मजबूत है, कमज़ोर है, क्या है, तो वो कैसे कर सकता है? इसमें ना हम लोग इसको बोलते हैं बेड साइड टेस्ट। कुछ बेड साइड टेस्ट जैसे क्या है कि आप कितने देर तक अपनी सांस को होल्ड कर सकते हैं। ओके। अगर आप अपनी सांस 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो आपका लंग बहुत बहुत बढ़िया है। 2 मिनट तक? 2 मिनट तक। ऐसे एक टेस्ट होता है कि आप अपना अगर 30 मीटर की दूर, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूर अगर आप कोई कैंडल जल रही है, अगर आप उसको बुझा दें, इसका मतलब आपका लंग ठीक ठाक है। अच्छा। तो आप वो कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग एक तरीके से लंग की एक्सरसाइज ही तो और क्या है। आप अंदर रख रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं अंदर। तो ये जो अच्छा स्विमर है, आप अगर अच्छे से रनिंग कर पा रहे हैं इसका मतलब आपका लंग ठीक है। तो ये सब इनडायरेक्ट तरीके हैं। अगर आप ये सब कर पा रहे हैं इसका मतलब आपका लंग बहुत अच्छा है। एक जगह मैंने कमेंट पढ़ा था, एक स्मोकर ने लिखा था कि मैं तो खूब स्मोक करता हूँ और मैं तो 1.5 मिनट तक सांस भी रोक लेता हूँ। तो क्या माने कि उसका फेफड़ा दुरुस्त है या उसको पता नहीं है? देखिए उसका फेफड़ा अभी तक तो दुरुस्त है, हाँ। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्मोकिंग को प्रमोट करे कि स्मोकिंग कोई असर नहीं होता। करता है। बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है वो दिन में एक ही स्मोक करता हो या कुछ और ऐसी चीज़ें करता हो जिससे उसका असर नेग्लिजिबल हो जाता हो। अच्छा, ये स्लीप एप्रिया क्या है? देखिए क्या है कि आजकल एक नई बीमारी हो रही है कि लोगों में अब मोटापा बढ़ता जा रहा है। अच्छा। आप आज से 40 साल पहले सोचे कितने मोटे आप देख पाते थे, और हाँ। अब देखिए हर दूसरा आदमी मोटा है। हम लोग अमेरिका की राह पे दौड़ पड़े हैं। हम्म। जो स्लीप एपनिया अमेरिका की बीमारी थी, वहाँ पे लोग बर्गर, हैमबर्गर, यही सब तो खाते थे, हाँ। मैदा, ट्रांस फैट। तो वहाँ का जो एवरेज आप देखिए 140 किलो के लोग यूएस में मिलते थे, पर अब इंडिया में भी मिलने लग गए हैं। तो जब ऐसा मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, तो जब हम सोते हैं, मोटापा आपको ऊपर से लग रहा है कि आप ऊपर से मोटे हो रहे हो, मगर अंदर ही अंदर फैट जमा होने लग जाता है एयरवे के अंदर। तो जब हम रात में सोते हैं
तो जब टंग पीछे जाती है तो एयरवे बंद हो जाता है। ओके। जब एयरवे बंद हो जाता है तो जिसके कारण हम लोग सांस ही नहीं ले पाते, हमें खराटे आने लग जाते हैं। इसी चीज़ को हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। एपनिया मतलब सांस ना जाना। तो रात में हम सो गए हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, हवाई अंदर नहीं जा रही है, तो दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके कारण ही दिक्कत होती है। आपने खराटे की बात की। एक बड़ी समस्या ये है, कई बार मैंने देखा है कि कमेंट करते हैं लोग, वीडियोस बनाते हैं इस पे कि पति पत्नी परेशान है खराटे से, और कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं तो खराटा आता है, कुछ लोग नाक से भी सांस लेते हैं तो खराटा आता है। इसके पीछे मतलब एक्चुअल क्या रीज़न होता है या एक सामान्य प्रक्रिया है नहीं, ये? देखिए खराटे आना एक सामान्य, जब भी कोई आदमी बहुत थकता है तो उसको खराटे आ सकते हैं। क्या होता है, नॉर्मली जब हम सोते हैं तो हमारी जीभ पीछे जाके एयरवे को कोलैप्स करती है। अगर पर उसमें तब भी इतनी जगह भगवान ने दे रखी कि हवा अंदर से जा सके। बट मान के ऐसा चलिए कि अंदर फैट जमा हो गया, वो जीभ जाके सीधे उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया है, हवा ही नहीं जा पाएगी। अगर जब हवा नहीं जा पाएगी तो हम लोग रात में कुछ जो खराटे वाले पेश उनका सैचुरेशन 70, 50, 40 हो जाता है। इस सैचुरेशन में वेंटिलेट कर देते हैं मरीज को, और उनके साथ रातों रात ही हो रहा है। रातों रात ही हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ कि खराटे की धीरे धीरे करते करते उनमें कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। लोगों को एक तिहाई जो हमारे हार्ट अटैक है, ये खराटों के कारण हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हम सो ही नहीं रहे प्रॉपरली। हमारी नींद, जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो हमारा दिमाग कैसा रहेगा। 50% ऑफ स्ट्रोक्स इसके कारण होते हैं। तो अच्छा। खराटे इतनी खतरनाक बीमारी है। अमेरिका में तो आप बिना खराटों का टेस्ट कराए हुए आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं देते अगर आपका वेट अच्छा। ज़्यादा है। अच्छा। इतना ज़्यादा है खराटों का। तो खराटे बहुत एक ये ग्लोबल, और इस समय इंडिया में इसकी एंडेमिक हो गया है। इंडिया में देखिए इतना कॉमन हो गया खराटे। पहले क्या होता था, अरे मेरे मामा खराटे लेते थे, मतलब पूरे में एक कोई बंदा जो खराटे, अब देखिए सभी खराटे लेते हैं। तो आपके पास खराटे के पेशेंट भी आते हैं? हाँ डेफिनेटली, मैं उसी का इंचार्ज हूँ। तो खराटों के लिए हम लोग टेस्ट भी करते हैं जिसको स्लीप स्टडी बोलते हैं। अच्छा। और ऐसे लोगों को मशीन भी हम लोग देते हैं जिसको बाईपैप या सीपैप मशीन बोलते हैं। उससे प्रायः ये प्रॉब्लम सारी की सारी खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब एक चीज़ सोच के मुझे हंसी आ रही है कि आपने बताया कि अगर उसमें उनका ऑक्सीजन लेवल नापा जाए तो 30-35 चला जाता है। चला जाता है कुछ यहाँ लोगों आदमी का। 80 से नीचे आता है तो आदमी पागल हो जाता है। 90 हाँ मानते हैं ठीक है, 95, 90 से 100 के बीच में ठीक है, फिर भी 80 आ गया तो लोगों को लगता है कि अरे भाई सब कुछ जल्दी जल्दी लगाओ। और अगर कोई घर वाला गलती से खर्राटे के समय उसका ऑक्सीजन नाप दे तो उसको लगेगा कि तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होता है। रात में जो लोग, कभी कुछ लोग ना रात में आते हैं, उनका सैचुरेशन कम दिखता है, धीरे धीरे वो ठीक होता है जाके। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम तो है, ये प्रॉब्लम तो बड़ा कॉमन है, लोग समझते नहीं ना। और इसका भी देखिए, और मैं फिर वही बोलूँगा, कारण क्या है, योर लाइफ स्टाइल, यो आप खा क्या रहे हैं, आप सांस क्या ले रहे हैं, यही सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आप अभी कह रहे थे कि खर्राटा हार्ट अटैक की वजह बनता है, और हम ये मानते हैं कि जब हार्ट में ब्लॉकेज होता है तब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आजकल एंजियोग्राफी, हर बात पे एंजियोग्राफी करवाना, स्टेंट डालना, क्या है ये, कितना लगता है कि ज़रूरी होता है? देखिए आजकल ना हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि रिसर्च क्या बोलती है। ठीक है, रिसर्च ये बोलती है कि अगर आपका 80% से ऊपर है, 90% से ऊपर, आप स्टंट डाल दीजिए। मगर हम फंक्शनल कैपेसिटी उस पेशेंट की नहीं देखते। अच्छा। स्टंट आज कहीं ब्लॉक हुआ, आपने स्टंट डाल दिया, पर आपने प्रोसेस को तो नहीं रोका। प्रोसेस क्या है कि फैट जमा हो रहा है। हमारी बॉडी इतना सुपर मैकेनिज्म है कि अगर मान लीजिए मेरी 3 मेजर आर्टरी हैं जो हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, अगर मेरे तीनों में थोड़ा ब्लॉकेज है और मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो चौथी नई आर्टरी बन जाती है, अच्छा। जिसको नियोवैस्कुलेशन बोलते हैं। तो हमें ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेस खाने पे, एक्सरसाइज पे करना चाहिए, ना कि स्टंट पे। स्टंट तो उनके लिए केवल है जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव, जिनको जब हम चले और हमें एंजाइना हो रहा है, हम सांस लेने में दिक्कत, उनमें ही स्टंट का फ़ायदा होता है। पर प्राय आजकल देखा जा रहा है कि जरा 70% है तब भी स्टंट डाल दे, 80 है तब भी, जबकि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है। नहीं। ऐसों में स्टंट डालना ये डॉक्टर के विवेक पे डिपेंड करता है, लोग क्या चाहते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो ये एक थोड़ा सा, ये कोई गलत नहीं ना, मैं ये नहीं बोलता कि किसकी स्टंट लग गए तो गलत पड़ गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि 50% जो स्टंट हैं वो बचाए जा सकते हैं। और अगर पेशेंट को अलग तरीके से, वही बातें फैल जाती है, डॉक्टर मरीज से बात करे, उसको समझाए, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल बताए, उसको प्रमोट करे, रनिंग करे, और उसको अपने अंदर रख के सुपरविजन में करे, मरीज भी ऐसे नहीं होते। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है ना, ये जिस मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी है या जिस तरह का रोग है, जिस तरह की हाइप बनाई गई है ना, उसमें मरीज़ घबरा जाता है। अभी हाल फिलहाल एक केस मेरे सामने आया था, वो खुद से चल के गए, थोड़ा सा वोमिटिंग वगैरह उनको हो रही थी और वो चीज़ें कुछ इस तरह का था, तो परिवार वाले लेके गए उनको एक हॉस्पिटल में, नोएडा का ही है, जाना माना हॉस्पिटल है। वहाँ पर जब लेके गए तो उन्होंने कहा, परिवार वालों को लगा बस ठीक है, चलो दिखा देते हैं, कई बार आदमी बॉटल वगैरह भी चढ़वाने ले जाता है। वहाँ गए तो पता चला कि ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है। वो जो व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक गया था खुद से,
वो वहाँ से फिर मतलब स्टंट पड़ा, उसका घर आया और आज पूरी तरह से बीमार लगते हैं वो, बुरी तरह से बीमार लगते हैं वो, जबकि ऐसा तब नहीं था। देखिए, अब ये हम इसको ना जनरलाइज नहीं कर सकते, हर पेशेंट पेशेंट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि जो चेस्ट पेन होना, रेचिंग होना, पसीना आना, उल्टी आना, ये हार्ट अटैक के भी सिम्टम्स हैं। अच्छा। तो हो सकता है वो पेशेंट उस समय हार्ट अटैक में जा रहा हो सकता है कि उस समय उनकी जो ब्लॉकेज 90% से ज़्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो स्टेंट तो डालना ही होगा। पर अगर इसके साथ कोई और कोमॉर्बिडिटी है तो उसके कारण और भी दिक्कत हो सकती है। मान लो किसी को अस्थमा भी है, किसी को किडनी में दिक्कत है, लंग में दिक्कत है, लिवर में दिक्कत है, ऐसे पेशेंट को अपनी अलग बीमारियां भी हो सकती हैं। हो सकता है हार्ट के कारण ना हो। तो एक जनरलाइज करना इस स्टेटमेंट को गलत है आज। आजकल एक टर्म और निकल के आया, मल्टी आर्गन फेलियर, और इसमें आदमी के बचने के चांस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। एक दो केस मैंने देखे हैं, मेरे जो जानकार लोग हैं उनके साथ ही ऐसा हुआ है। ये क्यों होता है और ये क्या होता है? देखिए, बॉडी एक है, हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन से बात करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसकी हेल्प करता है। अगर मेरे लंग में प्रॉब्लम होगी तो लिवर ऐसी चीज़ निकालेगी ताकि लंग की मदद हो सके। हार्ट पे दिक्कत है तो लंग ऐसा कुछ करेगा ताकि हार्ट की मदद हो सके। हमारी बॉडी यूनिसॉन में काम करती है, एक साथ काम करती है, एक दूसरे ऑर्गन की। अगर ऐसा कोई प्रोसेस ऐसा आ जाए जो इतना ज़्यादा सिवियर हो, वो एक साथ सारे ऑर्गन्स को डैमेज करना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग सेप्सिस बोलते हैं। जो मल्टी ऑर्गन, जिसको MODS बोलते हैं, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, ये कोविड के बाद ज़्यादा है, क्योंकि कोविड के अच्छा। वायरस ने हर जगह क्लॉट कर दिया। ओके। उसने लिवर में भी क्लॉट किया, किडनी में भी क्लॉट किया, हार्ट में भी क्लॉट किया। तो ऐसे पेशेंट एक साथ सारे ऑर्गन फेल होना चालू हो गए। तो ऐसी कोई डिसमिनेटेड प्रोसेस हो जो एक साथ सारे ऑर्गन को डैमेज करे, ऐसे में मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर सिंड्रोम होता है। एक बार सारे ऑर्गन में फेलियर लग जाए तो कोई किसी की मदद नहीं करता। ऐसे का रिजल्ट बहुत पुअर होता है। 10% ही केवल सेविंग है, 90% मोर्टेलिटी होती है। मतलब अच्छे ये से है अच्छे कि ICU में सबके घर में आग लग जाए तो कौन किसकी किसी बुझाएगा? जाएगा। एक आखिरी सवाल। पहले जब देखा जाता था, वैद्य का ज़माना था या लोग थे, तो न इस तरह की बीमारियां होती थी, न इस तरह से लोग मरते थे। तब टीबी जैसी बीमारी को बहुत बड़ा मानते थे, हैजा कालरा को बहुत बड़ा मानते थे, जो आज बड़ी आम बीमारी, एक टैबलेट लेके आता आदमी ठीक हो जाता। उस ज़माने में लोग इससे चले जाते थे। ये नई बीमारियों का इनोवेशन हुआ है या आज के इलाज ने लोगों को बीमार कर दिया है? देखिए, अब कोविड वायरस कहाँ से आया, बड़ी थ्योरीज हैं, नहीं पता कहाँ से आया, किसी के पास सही आंसर नहीं है। जो हमारी लाइफस्टाइल है उसी ने नई बीमारियों का इनोवेशन किया हुआ है। भगवान ने तो ऐसा नहीं बनाया, भगवान का सिस्टम अभी भी है, बच्चे तो वैसे ही पैदा हो रहे हैं, वैसे ही उसी जीन से आ रहे हैं। मगर जो हमने जो आर्टिफिशियल चेंजेस अपने लाइफ में डाले, वही से हम लोग को प्रॉब्लम होना चालू हो चुकी है। पहले क्या होता था, पहले इतना रेडिएशन नहीं था, लोगों को कैंसर नहीं होता था, और पहले लोगों को पता भी नहीं चलता था। एक और बड़ा कारण है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना। पहले आज से 50 साल पहले एवरेज लाइफ कितनी थी इंडिया में? 45 ईयर। अब आज जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 पहुंच गई है। एक एवरेज इंडियन 20 साल ज़्यादा जीने लग गया। अच्छा। तो जब आदमी 20 साल ज़्यादा जिएगा तो बीमारियां भी ज़्यादा होंगी, डायग्नोज भी ज़्यादा होगी, और जो रेडिएशन, पोल्यूशन, जो हमारा, और उसका असर भी ज़्यादा दिखेगा। पहले देखिए, पहले जैसे एक सर्जरी होती, प्रोस्टेट की सर्जरी पहले होती नहीं थी, क्योंकि 45-50 साल ही एवरेज लाइफ बहुत कम होती थी। अब देखिए, कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जिसकी प्रोस्टेट की सर्जरी ना हो, क्योंकि प्रोस्टेट होना एक व्यवहारिक सी बात है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। सभी लोग, हम आप बढ़ेंगे, हमारा भी प्रोस्टेट बढ़ेगा। अगर हम 80-50 साल जीते तो हमारी भी सर्जरी होगी। तो देखिए कितना ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना, एक एवरेज लंबे समय तक जीने लग गया है, उसके कारण भी बीमारियां और पता भी चलने लग गई हैं और लोगों को होने भी लग गई हैं। एक मज़ेदार बात रही, मेरे साथ जितने भी डॉक्टर्स आए ना, एक चीज़ के लिए मैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा कि लोग कम से कम खुल के बात करते हैं। जहाँ गलत है अपने ही पेशे में वो ये कहते हैं, और जहाँ दूसरी चीज़ें सही है उसको स्वीकारते भी हैं। लेकिन अब तक चाहे मैं बात कैंसर की किया हूँ, हार्ट की भी किया हूँ, या और अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं और आएंगे भी आगे, अब तक जो बातें निकल के आई वो बड़ी कॉमन है कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी और आपके रोग के लिए ज़िम्मेदार है। अगर आप अपने आप को नहीं जांचेंगे तो जो टेक्नोलॉजी है जिसका आप यूज़ करते हैं, और जो इस सिस्टम ने बना रखा है, आपके समाज ने बना रखा है, आपके अगल बगल कल कारखाने हैं, ये जो दूषित हवा है वो आपको तिल तिल मार रही है। जैसा कि आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर बीमार भी होंगे तो एक साथ बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे का सपोर्ट करना बंद कर देंगे। इन सब में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आप अपने लाइफ स्टाइल को दुरुस्त करिए, अपने खान पान को दुरुस्त करिए, और सबसे बड़ी बात
कि ये जो बाज़ार है ना वो सच में आपको बीमारी परोस रहा है। एक बार ज़रा देखिए तो सही कि जो लोग आपको जो चीज़ें खिला रहे हैं, क्या उनके अपने कल्चर में उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है? मैक्सिमम जगहों पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता, जो आपको परोसते हैं वो खुद नहीं खाते, क्योंकि उनको मुनाफा कमाना होता है। अब ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं और कैसे जीते हैं। अगर आप सही खाते हैं और सही तरीके से जीते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित है कि आपकी आयु भी लंबी होगी और आप स्वस्थ भी होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए लोगों के साथ नई जानकारी लेकर।